हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास होगी हमारी भारतीय संविधान से। और भारतीय संविधान में कहां से? संविधान का चलेगी उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका चलेगी आपकी उद्देशिका। उद्देशिका में सबसे पहले क्या हुआ? उद्देशिका में सबसे पहले हुआ था, उद्देशिका में कि जो संविधान सभा का गठन किया गया था, तब उद्देशिका के लिए एक संकल्प किया गया था। ठीक है, उद्देशिका के लिए एक उद्देश्य संकल्प क्या लिया गया था? एक संकल्प लिया गया था। संकल्प में क्या था? संकल्प में था संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई, पहली बैठक संविधान सभा कभी 9 दिसंबर 1946 को, उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जो संविधान सभा की उद्देशिका होगी उसमें बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिया था कि बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा लिखा जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि उद्देशिका में बहुत कम शब्दों में बहुत कम शब्दों में या बहुत कम शब्दों के साथ संविधान की अभिव्यक्ति की जाएगी। संविधान की क्या की जाएगी? अभिव्यक्ति की जाएगी। संविधान सभा में की जब बैठक हुई थी, जो संकल्प लिया गया था किसके लिए? उद्देशिका के लिए। वो यह लिया गया था कि उद्देशिका में बहुत कम शब्दों में 2 के साथ संविधान की अभिव्यक्ति की जाएगी। यानी उसमें शब्द तो बहुत कम होंगे, लेकिन उस उद्देशिका में संविधान पूरे के पूरे संविधान के दर्शन होंगे। अगर सारा कुछ संविधान उद्देशिका में ही लिख दिया जाता तो वो बिल्कुल एक कहानी की तरह होच-पोच हो जाता। इसलिए पहले संविधान की उद्देशिका बनाई गई, उसके बाद संविधान को। ठीक है, तो उद्देशिका में क्या था? उद्देशिका में था कि हम भारत के लोग, उद्देशिका में था हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है भाई, इस उद्देशिका से
यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में काफी बार क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन पुटअप करता है और बिल्कुल सीधे सीधे पूछेगा कि क्या है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, क्या है जी, पंथ निरपेक्ष, समाज, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, ये जो शब्द है इनके विषय में पूछता है। ठीक है, जो ये शब्द है इनके विषय में पूछता है। आगे देखिए, उसके समस्त नागरिकों को, किसके, भारत के, उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है भाई, किसके समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, क्या है भाई, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और कैसा न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है भाई, राजनीतिक न्याय, विचार, विचार या विचारों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और, विश्वास, धर्म और, ठीक है भाई, और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है भाई, उपासना की स्वतंत्रता, और प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यहां तक देख लीजिए। उद्देशिका में क्या कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को, यानी इसे भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचारों की और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, ठीक है भाई, एक बार इसे देख लीजिए और फिर आगे चलते हैं।
प्राप्त करने के लिए यहां से क्वेश्चन पुटअप करता ही करता है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ठीक है भाई, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए ठीक है भाई। क्या है उद्देशिका में आपकी कि हम भारत के लोग, ठीक है, भारत के एक को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, ठीक है भाई, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, इसके भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए ये वो शब्द हैं जो आपकी संविधान की उद्देशिका में लिखे गए हैं, यानी जिन शब्दों को संविधान की उद्देशिका में बताया गया है कि हाँ ये शब्द संविधान में हैं। तो देखते हैं सबसे पहले तो जो ये संविधान है, यहां से क्वेश्चन आता है एक, जो संविधान है ये कब अपनाया गया, जो संविधान है वो कब अपनाया गया, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान को किसने अपनाया था, भारतीय संविधान को किसने अपनाया था, भारतीय संविधान को भारत के लोगों के उन प्रतिनिधियों ने अपनाया था जिन्हें मिलाकर संविधान सभा गठित की गई थी संविधान को बनाने के लिए, ठीक है। संविधान सभा गठित की गई थी ये संविधान बनाने के लिए। कब संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है रे, 49 को अंगीकृत अधिनियमित संविधान को अपनाया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। यह बात देख लीजिएगा कि संविधान को अंगीकृत किया गया था।
ठीक है, यहां से ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है कि संविधान को किसने अपनाया, संविधान को संविधान सभा ने अपनाया या संविधान सभा ने उसे अंगीकृत किया। ठीक है, अब जो ये उद्देशिका है किसकी, संविधान की, इसका महत्व क्या है, संविधान सभा की उद्देशिका का महत्व क्या है। जो संविधान सभा में ये जो हमारे भारत के संविधान में उद्देशिका है, उद्देशिका है ये कहां रखी है, उद्देशिका जो है प्रारंभ में, यानी प्रारंभ में किस प्रकार, जैसे कोई भूमिका, एक तरीके से इसे मान सकते हैं संविधान की भूमिका। भूमिका किस लिए बनाई जाती है, भूमिका इसलिए बनाई जाती है कि कोई भी पुस्तक हो उसमें भूमिका इसलिए बनाई जाएगी कि उसके द्वारा ये पता लगाया जा सके कि इस पुस्तक में क्या है या किसके लिए ये लिखी गई है या इस पुस्तक में क्या बताया गया है। इसलिए किसी भी पुस्तक में उद्देशिका या भूमिका प्रारंभ में ही होती है, क्योंकि जब हम किताब को किसी पुस्तक को खोलेंगे तो उसके प्रारंभ में उसकी उद्देशिका अवश्य आएगी। ठीक है, उसकी भूमिका रहेगी जिससे हमें पता लग सके कि इस किताब में क्या है। तो जो ये उद्देशिका है, उद्देशिका का संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संविधान में किस प्रकार का स्थान है इसका, महत्वपूर्ण। संविधान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक क्वेश्चन आता है, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, क्वेश्चन आता है क्या उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, तो इसे देखिए, किसी भी अधिनियम, किसी भी क्या अधिनियम, किसी भी अधिनियम के अर्थ को, किसी भी अधिनियम के अर्थ को क्या करने के लिए, खोलने के लिए या समझने के लिए, खोलने या समझने के लिए, समझने के लिए, समझने के लिए उद्देशिका एक, उद्देशिका एक कुंजी का कार्य करती है, कुंजी का कार्य करती है। तो ये स्पष्ट है कि जो ये उद्देशिका है ये संविधान का ही भाग है। क्वेश्चन यही था कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है। हाँ, उद्देशिका संविधान का ही भाग है। क्यों? क्योंकि किसी भी अधिनियम को समझने के लिए जो उसका अर्थ होगा अधिनियम का, उसे समझने या खोलने के लिए उद्देशिका एक कुंजी या एक चाबी का कार्य करती है। तो इस बात से यह स्पष्ट है कि जो संविधान की उद्देशिका है वो संविधान का ही भाग है। वैसे आमतौर पर यह कहा जाता है, कई किताबों में कहा गया है कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन यह भी है कि हां, उद्देशिका के बगैर किसी भी अधिनियम को पूर्णतः समझा नहीं जा सकता है। उद्देशिका के बगैर नहीं समझा जा सकता है,
क्योंकि उद्देशिका में केवल उसके महत्वपूर्ण बातों को दर्शाया गया है जिससे कि आगे चलकर उस अधिनियम या नियम को समझा जा सके। ठीक है भाई। आगे चलते हैं इसमें। अब बात आती है, कुछ शब्द हैं किसमें, उद्देशिका में। ठीक है, उद्देशिका में शब्द हैं जैसे प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? ठीक है भाई, तो जो प्रभुत्व संपन्न शब्द है इसका क्या अर्थ है? प्रभुत्व संपन्न शब्द का सीधी सी बात है, जो शब्द उद्देशिका में दिए गए हैं उनका कोई ना कोई अर्थ तो होगा। तो क्या अर्थ है? मेन बात है क्या अर्थ है। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को ये कहा था, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि प्रजातंत्र द्वारा जिस संविधान का सृजन किया गया है वह प्रभुत्व संपन्न है, इसके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, वह पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, जो संविधान सभा ने, किसने? संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है, उस संविधान सभा ने उस पर यह ध्यान रखकर उसका निर्माण किया है जिसमें प्रजातंत्र का विशेष ध्यान रखा जाए। विशेष ध्यान किस प्रकार रखा जाए कि यहां प्रजा सर्वोपरि हो। ठीक है भाई, प्रजा को विशेष महत्व दिया जाए जिससे कि प्रजा सर्वोपरि हो। किसमें? भारतीय राज्य शासन में। यानी संविधान का सृजन इस प्रकार किया गया है कि किस प्रकार किया गया है कि एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बने, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बने, इसके ऊपर कोई अधिकारी ना हो, यानी किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो। जो भी व्यक्ति संसद यानी दोनों सदनों में जाएंगे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे, यानी प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है रे, प्रभुत्व संपन्न है। अगला शब्द है आपका, अगला शब्द है लोकतंत्र आत्मक। लोकतंत्र आत्मक। लोकतंत्र आत्मक यानी लोकतंत्र आत्मक का क्या अर्थ है? लोकतंत्र सीधी सी बात है, इसे समझिए लोकतंत्र से। लोकतंत्र की खासियत क्या है यानी विशेषता। लोकतंत्र की विशेषता क्या है?
लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। केवल वही व्यक्ति शासन करेगा जिसे भारत की जनता के द्वारा चुन कर भेजा जाएगा। अब आई बात समझ में आपके? भाई लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र की यह विशेषता है, इसका कोई भी अगर जो प्रमुख होगा उसका पद वंशानुगत नहीं होगा, वो जनता के द्वारा ही चुनकर भेजा जाएगा। ठीक है भाई। दूसरी, जो लोकतंत्र है वो किसी भी प्रकार की एक विचारधारा को लेकर नहीं चलता है। किसी भी प्रकार की एक विचारधारा को नहीं मानता है या नहीं लेकर चलता है या उसका समर्थन नहीं करता है। लोकतंत्र क्या है, इसे देख लीजिए एक बार। जो ये लोकतंत्र है ये क्या है? भाई सीधी सी एक बात है, लोकतंत्र है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये है क्या? यानी लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र इसे इस तरीके से समझिए, लोकतंत्र एक प्रक्रिया है। लोकतंत्र एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जिसमें राज्य अपने उद्देश्य का चयन करता है। उद्देश्य का चयन मतलब भाई उद्देश्य का मतलब क्या हुआ? उद्देश्य का मतलब यह है अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जिस व्यक्ति का चयन करता है वह व्यक्ति। ठीक है, जिस व्यक्ति का चयन करता है। यानी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक को अपने देश के शासन में भाग लेने का, अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार देता है। भाग लेने का अधिकार देता है। कौन अधिकार देता है? लोकतंत्र, जिसे संविधान की उद्देशिका में बताया गया है। किसको? प्रत्येक व्यक्ति को। किस व्यक्ति को? जो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, जो भारत का नागरिक होगा। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, उसे देख लीजिए। यह आपको थोट दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है यह थोट किसका है या किसके द्वारा कहा गया है। इब्राहिम लिंकन। किसके द्वारा? इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता द्वारा
लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, ताकि लिए जनता का शासन है। ठीक है भाई, का शासन है। और कहां का आता उसमें, केवल यही आता है आपका, ज्यादातर ये पूछा जाता है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये सब किसके द्वारा कहा गया है, एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है आपका गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब है गणराज्य में सभी पद नागरिकों के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। सभी पद नागरिकों के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, नागरिकों के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात जो गणराज्य में सबसे बड़ा पद किसका होता है? गणराज्य में राष्ट्र अध्यक्ष। कौन है? राष्ट्र अध्यक्ष। राष्ट्र अध्यक्ष, जो राष्ट्र अध्यक्ष का पद है वो वंशानुगत नहीं है। ठीक है भाई, वंशानुगत नहीं है। किसी भी नागरिक को किसी भी पद के लिए निर्वाचित होने का पूर्ण अधिकार है। इस बात के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किस पद के लिए अपना चयन करा सकता है या नहीं करा सकता। ठीक है, सभी व्यक्ति सभी पद के ऊपर चयनित होने के लिए योग्य हैं, बशर्ते वो उस पद के लिए योग्यता रखता हो। ठीक है, गणराज्य की यही एक विशेषता है कि जो पद है वो सभी के लिए है। यहां पर सभी पद भारतीयों के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा भरे जाएंगे। यहां कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द है हमारा समाजवादी। समाजवादी, ठीक है भाई, जो संविधान सभा ने जो उद्देशिका तैयार की थी उसमें समाजवादी शब्द नहीं था। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये शब्द काफी बार पूछा जा चुका है। देता है आपको कि निम्न में से कौन सा शब्द
संविधान की मूल उद्देशिका में नहीं था। या पूछेगा कि यह शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। ठीक है, इसे लिखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 31/1/1977 को 1977 को समाजवादी शब्द को स्थान दिया गया था। किसमें स्थान दिया गया था भाई? स्थान दिया गया था उद्देशिका में। ठीक है भाई, स्थान दिया गया था उद्देशिका में। उद्देशिका में स्थान दिया गया था किस शब्द को? समाजवादी शब्द को। कई बार यह पूछा गया है कि ये बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द संविधान सभा की मूल उद्देशिका में नहीं था। जो शब्द दिए जाएंगे वो सभी वो शब्द दिए जाएंगे जो संविधान सभा की उद्देशिका में हैं। उनमें से देखना होता है कि कौन सा शब्द नहीं था। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, देख लीजिए एक बार से। इसके विषय में किसने? पंडित नेहरू ने कहा है, क्या कहा है? मैं समाजवाद का पक्षधर हूं। मैं समाजवाद का क्या हूं? पक्षधर हूं। मैं समाजवाद का पक्षधर हूं और मैं आशा करता हूं और आशा करता हूं, ठीक है, कि भारत समाजवाद का पक्ष लेगा। समाजवाद का पक्ष लेगा और भारत एक समाजवादी राज्य के गठन के लिए एक समाजवादी राज्य के गठन के लिए राज्य के गठन के लिए कदम उठाएगा। ठीक है भाई, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह थोक पंडित नेहरू ने निम्न में से किस शब्द के लिए दिया है, या ये दे देगा कि मैं समाजवाद का पक्षधर हूं और आशा करता हूं कि भारत एक समाजवाद पक्ष लेगा और भारत एक समाजवादी राज्य के गठन के लिए कदम उठाएगा। निम्न में से यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है भाई,
एक बार देख लीजिए, ये पूछ लेता है कि जो ये कथन है ये किसका है या किसके द्वारा कहा गया, या किस शब्द के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो मूल संविधान सभा की, जो मूल संविधान की, मूल संविधान की उद्देशिका थी, उसमें यह शब्द नहीं था। समाजवादी शब्द मूल संविधान की उद्देशिका में नहीं था। इसे भी कब जोड़ा गया है? इस शब्द को भी समाजवादी शब्द के साथ, समाजवादी शब्द के साथ कब? 1977 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। यह जो शब्द है, ये मूल संविधान की जो उद्देशिका है, ये उसमें निहित नहीं थे। इन्हें बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? ठीक है भाई, सीधी सी बात आती है कि हमने एक शब्द दे दिया कि पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? जो संविधान सभा है, संविधान सभा के द्वारा यह कहा गया था कि भारत जो है किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करता है, धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, किसी भी पंथ का अनुयायी नहीं है। उस भारत के द्वारा सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाएगा। कोई भी धर्म ऊंचा नहीं होगा या नीचा नहीं होगा, सभी धर्मों को समान समझा जाएगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई एक अपना मूल धर्म नहीं होगा, सभी धर्म समान होंगे। भारत में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाएगा, किसी भी धर्म के लिए कोई भेदभावना नहीं रखी जाएगी। ठीक है भाई, यहां से ज्यादातर यही क्वेश्चन पुट अप होते हैं जो आपको बताए गए हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली